गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास में। क्लास 6 में आप सबका क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। हम लोग कॉटन से सूती वस्त्र किस तरह से तैयार किए जाते हैं, कॉटन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ सेशंस में। तो अभी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, कल की क्लास में हम सब पढ़ रहे थे कॉटन के बारे में। हम आपने फाइबर के बारे में पढ़ा था कि फाइबर जो तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मतलब नेचुरल और सिंथेटिक। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, या जिसको आप संश्लिष्ट तंतु कह सकते हैं, सिंथेटिक कह सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जो नेचुरल होते हैं वो आपके जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क, वूल, ये आपके नेचुरल फाइबर्स में आते हैं। और उसके अलावा रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सारे आपके सिंथेटिक फाइबर में यानी कि संश्लिष्ट तंतु में आते हैं। ठीक है, तो हमने बात करी थी कॉटन के बारे में। आज हमें बात करनी है कि कॉटन किस तरीके का होता है और कॉटन की प्रोसेसिंग कैसे होती है ना। कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर। बहुत सॉफ्ट का मतलब बहुत कोमल तंतु होता है। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। किससे मिलता है? आप कह सकते हैं कॉटन का प्लांट होता है, कॉटन का पौधा होता है, जिसको आप कपास के पौधे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कपास के पौधे कह सकते हैं। इट इज वाइडली कल्टिवेटेड इन द एंटायर वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में इसकी क्या की जाती है? खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और द कंडीशंस दैट आर बेस्ट फॉर इट्स कल्टीवेशन आर ब्लैक सॉइल। क्या होनी चाहिए वहां पे कंडीशंस? काली मिट्टी होनी चाहिए और गर्म जलवायु होनी चाहिए, वार्म क्लाइमेट होने चाहिए और काली मिट्टी होनी चाहिए। इन इंडिया, हमारे भारत देश में कॉटन इज प्राइमरीली कल्टीवेटेड इन, कौन कौन से राज्यों में कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में? आपके बुक में भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन से राज्यों में कॉटन का कल्टीवेशन होता है। कौन कौन से राज्यों में होता है? वो होता है आपका जहां पे गर्म जलवायु पाई जाती होगी और काली मिट्टी पाई जाती होगी। ऐसी जगहें आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन राज्यों में कॉटन की खेती की जाती है, यानी कि कपास के पौधों की खेती की जाती है। इन राज्यों में क्या की जाती है? कपास के पौधों की खेती की जाती है। ठीक है, अब कॉटन आपको किस तरह से मिलता है? कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन कैसे मिलता है आपको? कॉटन प्लांट यानी कपास के पौधे का जो फल होता है, फ्रूट होता है, उससे आपको रुई मिलती है। आफ्टर द फ्रूट मैच्योर्स, जब फल परिपक्व हो जाता है, फल जब तैयार हो जाता है, पक जाता है, द बॉल बर्स्ट्स। कैसे होते हैं? गोल गोल बॉल जैसी संरचनाएं होती हैं और वो क्या होती है? फट जाती है। एंड द कॉटन सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। अगर पहले से कपास का पौधा लगाया हुआ होता तो मैं आपको लाके दिखा भी सकती थी। उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीज होते हैं और उसके ऊपर चारों तरफ तंतु से, रुई से वो पूरी तरह से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। बिफोर कॉटन कैन बी यूज्ड टू मेक थ्रेड्स और क्लोथ्स, इट फर्स्ट नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन सीड्स। यानी कि जब आपको उसका धागा बनाना है और उसके थ्रेड बनाने के लिए तैयारी करनी है, तो उस समय सबसे पहले क्या करना होता है? आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, क्या करना होता है? कॉटन बॉल्स से कॉटन का जो सीड है, जो बीज है कपास का, उसको अलग करना होता है। ठीक है, सेपरेट करना होता है। which the cotton fibers are present. The process by which this is done is known as ginning. वो प्रोसेस जिससे कॉटन फाइबर से कॉटन के बीज को अलग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस आपका गिनिंग कहलाता है। ठीक है, पहले क्या करेंगे? पहले आप रुई
हम बात किसके बारे में कर रहे हैं बच्चों? हम रुई के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रुई के बारे में। तो रुई, थोड़ी सी रुई आप अपने हाथ में लीजिए और हाथ में लेकर के रुई को खींच खींच करके देखिए। अगर आप रुई को हाथ में लेके खींच खींच के देखते हैं तो आपको फिर ध्यान से दिखाई देगा कि उसमें बहुत बारीक बारीक तंतु, पतली पतली लड़ियों के रूप में आप उनको इजीली, मतलब आसानी से खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं? आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, तो कपास के पौधे कहाँ पे उगाए जाते हैं? कपास के पौधे ऐसी जगह पे उगाए जाते हैं जहां पर मिट्टी कैसी होती है? काली होती है, और जलवायु वहां की कैसी होती है? उष्ण या गर्म जलवायु होती है, या हॉट क्लाइमेट होता है। कैसा होता है? क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट क्लाइमेट होता है ना। उसके बाद आपकी बुक में पूछ रहा है कि क्या आप कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। वो कुछ ऐसे राज्य जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये राज्य कहाँ पे स्थित हैं? हमारे देश में कोस्टल एरियाज पे, कहीं ना कहीं उनके आसपास स्थित हैं। और वहां पे कैसी होती है? काले रंग की मिट्टी होती है और उष्ण जलवायु होती है, तो वहां पे कपास की खेती की जाती है। जो कपास का पौधा होता है, उसके जो फल होते हैं बच्चों, ये जिसको आप कॉटन बॉल कह सकते हैं, तो कपास के जो गोलक हैं, कॉटन बॉल्स हैं, वो लगभग कितने बड़े होते हैं? आपने कागजी नींबू देखा होगा, येलो कलर के कागजी नींबू। कागजी नींबू जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा आपका कपास का गोलक होता है, उतना ही बड़ा आपका कपास का गोलक होता है। ठीक है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब क्या होता है? बीज टूटकर खुल जाते हैं और अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले, कपास बीज को क्या कहा जाता है? कपास बीज, कॉटन सीड को क्या बिनौले कहते हैं? बिनौले, बिनौला कहते हैं, उसको देखा जा सकता है। क्या सभी बच्चों में से किसी बच्चे ने कभी कपास का कोई खेत ना सही, कोई पौधा देखा होगा जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो गया हो? अगर उस समय पे आप कपास जब निकल, मतलब रुई को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाता है जिस समय पे खेत, उस समय पे बच्चों इतना वाइट दिखाई पड़ता है कि ऐसे लगता है कि पूरे खेत पे क्या गिरी हुई है? बर्फ गिरी हुई है, बर्फ की चादर सी ढकी हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे लगता है कि जैसे बर्फ ने ढक लिया होगा, है ना, ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ ने ढक लिया होगा। और इन कपास के बॉल्स को या कॉटन बॉल्स को किससे? हाथ से ही चुन करके इकट्ठा करते हैं। इसके लिए कोई मशीन नहीं यूज होती, इसको हाथ से ही चुन करके इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद फिर कपास के बीजों से कपास को क्या करते हैं? अलग करते हैं, कंकतन द्वारा अलग करते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन बाय कॉम्बिंग। ये आपका कंकतन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को, गिनिंग को हम क्या कहते हैं? कंकतन कहते हैं। ठीक है, और जो पेड़ से कपास के बॉल्स को निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? कपास ओटना। क्या कहते हैं? कपास ओटना। इस पर एक हिंदी में मुहावरा भी है, वो मुहावरा कोई बच्चे को याद आ जाए तो? है ना, ओटन लगे कपास, इस तरीके से कोई मुहावरा भी है। पारंपरिक ढंग से कपास जो है वो कैसे? हाथों से ओटी जाती थी पहले, लेकिन अब कपास ओटने के लिए, यानी कपास के उन बॉल्स को इकट्ठा करने के लिए अब क्या हो गया है? कुछ मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाने लग गया है। अब कुछ मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है कपास को ओटने के लिए। और उसके अलावा जो पहले करते थे कंकतन, तो वो किस तरह से करते थे? इस तरह से कंघी के जैसा एक मशीन होता था, उससे क्या करते थे? बीज को और उसके तंतुओं को अलग अलग कर लेते थे। ठीक है, ये आपको कपास के खेत जो हैं, जब वो परिपक्व हो जाते हैं कपास ओटने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ की सफेद चादर ने खेत को ढक लिया होगा।
इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कॉटन फील्ड लुक्स लाइक अ स्नो कवर्ड रीजन, ऐसा लगता है कि कोई हिम क्षेत्र सामने आ गया होगा। व्हेन द कॉटन इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, जब कपास ओटने का समय आता है, जब परिपक्व होके गोलक में प्रस्फुटन हो जाता है, उसका छिलका दूर हो जाता है या फट जाता है, तो उस समय पे रुई के इस तरीके की बॉल्स की जैसी संरचनाएं पेड़ पर लगी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये पूरा प्राकृतिक रूप से हमको मिल रही है रुई। तो इसलिए इस तंतु से बनने वाले धागों से जो कपड़ा बनता है वो आपका नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़ों में, कॉटन मटेरियल में आता है, सूती कपड़ा, जिसको आप, और वो बहुत, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है तो इसलिए ये थोड़ा महंगा भी मिलता है। ठीक है, कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग आर देन स्पन इनटू यार्न्स। कॉटन जो फाइबर्स हैं ये कैसे, गिनिंग की प्रोसेस के द्वारा, कंकतन की प्रोसेस के द्वारा निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, उनके बीजों को अलग किया जाता है और उसके बाद फिर ये तंतु तैयार होते हैं आपके धागे बनाने के लिए। स्पन इनटू यार्न्स, वो यार्न्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। द प्रोसेस बाय विच यार्न्स आर ऑब्टेन्ड, उस प्रक्रिया को जिससे आपके यार्न्स बनाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका स्पिनिंग। वो क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच यार्न्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। क्या कहलाता है वो प्रोसेस, स्पिनिंग कहलाता है। उसमें कैसे होता है बच्चों, स्पिनिंग कैसे होती है, मेनी सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड इन द ओल्डन डेज। एक पुराने समय में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज होता था जिससे सूती धागे की कताई की जाती थी। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, एक हिंट देती हूँ, महात्मा गांधी उसको यूज करते थे। वो था आपका चरखा। और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग की पढ़ाई के टाइम पे तकली से भी धागा बनाना सिखाया जाता था। तो मैनी सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो इस काम के लिए यूज में लाए जाते थे। वो पुराने समय में यार्न्स बनाने के लिए, कॉटन के, रुई के यार्न्स बनाने के लिए, या उसको आप कह सकते हैं कि लंबे धागों जैसी संरचना बनाने के लिए पुराने समय में दो इंस्ट्रूमेंट्स काम में लाए जाते थे। एक था बट्टो तकली और दूसरा था आपका चरखा। एक क्या था, तकली, और दूसरा था चरखा। तकली का इस्तेमाल तो मैंने खुद किया है और चरखा नहीं देखा मैंने। चरखा देखने के लिए गुजरात जाना पड़ेगा, वहां पे महात्मा गांधी के आश्रम में उनका खुद का चरखा अभी तक रखा हुआ है। तो तकली मैंने खुद देखी है, इसका यूज भी किया है। द यूज ऑफ चरखा वॉज मेड पॉपुलर बाय मोहनदास करमचंद गांधी। कौन है मोहनदास करमचंद गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी कौन है? हमारे देश में इनको राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाना जाता है और 2 अक्टूबर उनका जन्मदिन पड़ता है। तो वो क्या करते थे, चरखे का यूज चलन में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है बापू को। चरखे का चलन में लाने का श्रेय जाता है, वो क्या है, इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर हैं। आजादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनका नाम है, पूरा नाम है उनका मोहनदास करमचंद गांधी, और उनको हम प्यार से महात्मा गांधी या बापू भी कहते हैं। ठीक है। ही डिस्करेज्ड इंडियन पीपल फ्रॉम बाइंग द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। जब अंग्रेजों का राज चल रहा था बच्चों, तो उस टाइम पे हमारे देश पे किसका शासन था? देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उस पर शासन था अंग्रेजों का, जो कहां से आए थे, कौन से देश से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। तो बापू ने कहा कि जो ब्रिटेन से आए हुए कपड़े हैं उनको खरीदना बंद करो, उनका इस्तेमाल एकदम बंद करो। तो इस तरह से डिस्करेज किया उन्होंने इंडियन पीपल को कि वो बाहर से लाए गए कपड़े जो आयात भी क्या, जो विदेशों से लेके आए जा रहे थे, उन कपड़ों को मत खरीदो और अपने खुद के कपड़े खुद से बनाओ, खादी के कपड़े पहनो जो होम स्पन कॉटन होता था। होम स्पन कॉटन का मतलब घर में ही जिसको बुना जा सकता था, सूती कपड़ा, जिसको आज के समय में हम खादी का कपड़ा कहते हैं। तो ही डिस्करेज्ड इंडियन पीपल फ्रॉम बाइंग द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन।
उन्होंने ब्रिटेन में बनाए जाने वाले मशीन की हेल्प से जो कपड़े बनाए जाते थे उनको पहनने और खरीदने दोनों के लिए मना किया देशवासियों को, और कहा कि वो कपड़े पहनिए जो खादी से बने हुए हों। खादी का जो यार्न है वो कैसे, चरखे से बनाया जाता है, मैन मेड होता है, और लोग अपने हाथों से उसको, आज के समय में उसके लिए मशीनें आ गई हैं, पर पुराने जमाने में क्या होता था, ये चरखा और ये तकली इजीली चला सकते हैं, इसको गोल गोल हाथ से घुमाते हुए इससे धागा निकाला जाता है बच्चों, और चरखे से भी धागा बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे उससे कपड़ा भी बना सकते हैं। तो क्या होता था, नाउ डेज स्पिनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। आजकल क्या होता है, स्पिनिंग जो है वो मशीन की हेल्प से की जाती है। दीज मशीन्स आर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट। तो वो मशीनें जो है, जो इंसान एक काम को थोड़ा धीरे धीरे कर पाता था, मशीनों की सहायता से वो काम बहुत तेजी से होता है। पुराने जमाने में जो मशीनें यूज होती थी वो था आपका चरखा और तकली। चरखा और तकली आप अपने घर में बुजुर्गों से पूछेंगे तो, मतलब दादा दादी से, मम्मी पापा, जो आपके मम्मी पापा होंगे उन्होंने शायद नहीं देखा होगा बच्चों, पर जो आपके दादा दादी होंगे या घर के गांव के बुजुर्ग होंगे उन्होंने जरूर चरखा और तकली ये सब देखा होगा, है ना। द गिवन, ये जो कॉटन की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, कॉटन की प्रोसेसिंग इसी तरीके से की जाती है। इन रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई, जिसको आप स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि रुई का एक पुंज या एक गोला होता है, उससे रेशों को खींच कर क्या करते हैं, ऐंठते जाते हैं। उससे रेशों के खींच के क्या करते हैं, उसको फिर स्पिन कराते हैं, यानी कि घुमाते हैं, ऐंठते जाते हैं। और ऐसा करने से रेशे क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक बहुत सरल हस्त तकुआ वही बच्चों जिसको मैं तकली बता रही हूँ, जो हाथ से ही उसकी धागे की कताई कर सकते हैं, उस मशीन का नाम है, जो बहुत छोटी सी सुई के जैसी लंबी सी होती है, उसको तकली कहते हैं। और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक और अन्य युक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो है आपका चरखा, जिसको इस्तेमाल करते थे कौन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या करते थे, चरखे का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने लोगों को हाथ से कटे हुए तागों से बुने वस्त्रों को पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था, और उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन से आए हुए कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। क्यों, क्योंकि वो अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे, ठीक है। तो अब कताई हो गई, तो कताई के बाद क्या, धागे बनके जब तैयार हो जाते हैं तो उन्हीं तागों से वस्त्र बनाने के लिए उन तागों का यूज किया जाता है। उन तागों का यूज कहाँ किया जाता है, फिर वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे जूट के बारे में। जूट कौन सा फाइबर होता है, जो आपका रुई है, रुई मिलती है बच्चों कपास के गोलक से, ठीक। कपास के गोलक से जो रुई मिलती है, उस रुई से धागा बनाते हैं और उस धागे से ही कपड़ा बनाया जाता है। एक और प्लांट फाइबर है जिसको आप कहते हैं जूट। अब जब बैग्स आपने देखे होंगे, बोरे होते हैं, और या पहले के टाइम में स्कूलों में टाटपट्टी बिछाई जाती थी, बहुत पहले के टाइम में जब कुर्सी मेज नहीं हुआ करते थे, मतलब बहुत पहले की बात कर रही हूँ। आप तो सब जगह पे चेयर्स और टेबल्स हैं, तो जहाँ पे तब उस समय पे, और अनाज जैसे कि गेहूं का बोरा, या जो प्लास्टिक का नहीं होता है, जो आपको तंतुओं से बना हुआ दिखाई पड़ता है, वो बोरा, जिसको सैक कहते हैं इंग्लिश में, उसको बोरा, वो किस चीज का बना हुआ होता है बच्चों, वो जूट का बना हुआ होता है। और आजकल जूट से बने हुए सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी मार्केट में आ गए हैं, अच्छे अच्छे बैग्स भी जूट के बनते हैं। तो जूट का अब इस समय बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जूट कौन सा फाइबर होता है, जूट इज अ फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट प्लांट से जो है जूट का तंतु मिलता है। तो जूट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पटसन। जूट को हम क्या कहते हैं, पटसन। तो पटसन के पौधे के जो तने होता है, तने से पटसन तंतु को प्राप्त
किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। तो भारत में इसकी खेती किस ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। कैसे होते हैं? इट इज सॉफ्ट एंड शाइनी एंड कैन बी स्पन इनटू थ्रेड्स। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, थोड़े चमकदार होते हैं और इनको भी धागे के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कॉटन का धागा बनाया जा सकता है, वैसे ही जूट का भी धागा बनाया जा सकता है। जूट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। जूट भी एक पौधे से ही मिलता है और उस पौधे का नाम है पटसन। However, unlike cotton, it is not obtained from the fruit. कॉटन की तरह ये उस पौधे के फल से नहीं मिलता, ये मिलता है उस पौधे के तने से। बट फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट, जो जूट का फाइबर है, वो पटसन के पौधे में तने से, उसके तने से मिलता है, उसके फल से नहीं मिलता है। इन इंडिया जूट इज मेनली कल्टिवेटेड। जूट कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, कहाँ पे उसकी खेती की जाती है? भारत में पटसन को प्रमुख रूप से कहाँ उगाते हैं बच्चों? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। जहां पर क्या होती है? जहां पे बारिश होती है। अधिकतर पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब उस पे फूल आ रहे होते हैं तब उस समय अवस्था में उसको काटते हैं और फसल कटाई के बाद जो वो पौधा है उसके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर क्या होते हैं? तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है और अब तागों में परिवर्तित करने का भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है। व्हेन द जूट प्लांट इज इन फ्लावरिंग स्टेज इट इज हार्वेस्टेड। तब उसको क्या किया जाता है? उस पौधे की कटाई कर ली जाती है जब उसके पास पौधे में फूल आ रहे होते हैं। ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग इट्स स्टेम्स आर केप्ट सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी पानी में बहुत दिनों तक उसको भिगा के रखते हैं। उस समय पे क्या होती है? प्लांट की जो स्टेम है वो गल जाती है और उसके फाइबर्स को फिर अलग कर लिया जाता है। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट इज नोन एज रेटिंग। तो इसके बारे में हम अब आज का समय समाप्त हो गया बच्चों। कल हम इस बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने कपास ओटते किस तरह से हैं उसके बारे में जाना और कपास के जो फ्रूट्स होते हैं, गोलक होते हैं, उनसे बीजों को किस तरह से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग, उसके बारे में जाना। और अगली क्लास में हम जूट के बारे में जानेंगे। आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें और मन लगा के पढ़ते रहें।